आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स का मतलब समझा देना चाहता हूँ। एक टर्म होती है फेलियर और एक टर्म होती है रिग्रेट। इनमें क्या अंतर होता है? फेलियर का मतलब है कि आपने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, फिर भी आपको क्या है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिला। और रिग्रेट ये होता है कि आपके पास टाइम था पर फिर भी आपने क्या है, कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, तो रिजल्ट तो बुरा आना ही था। फेलियर के बाद आप दोबारा कोशिश कर सकते हो क्योंकि आपके मन में रिग्रेट और गिल्ट नहीं रहेगा। पर अगर आपने कोशिश ही नहीं की और आप फेल हो गए तो वो जो रिग्रेट है वो आपको दोबारा से मेहनत करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करो कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, और अगर नहीं भी आता है तो कोशिश करो कि आपके मन में गिल्ट ना आए। सबसे पहले इस चैप्टर में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, वेनेरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें जो यहाँ पे सिर्फ मैंने एनसीईआरटी के में जो डिजीज़ के नाम दिए हैं उससे वही मेंशन किए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल एसटीडीज़ के बारे में। तो पहला है सिफिलिस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसमें अल्सर्स ऑन जेनाइटल ऑर्गन, थोड़े छोटे छोटे से फोड़े हो जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड सूज जाती हैं, जॉइंट सूज जाते हैं, स्वेलिंग जॉइंट। और मेल्स में पैटर्न बाल्डनेस मतलब गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है, और स्किन इंजरीज क्या है, इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद है सेकंड गोनोरिया। इसका पॉजिटिव एजेंट है नाइसीरिया गोनोरिए। पेनफुल यूरिनेशन होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वेजाइना, जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल होगा। गोनोरिया में कुछ केसेस में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। थर्ड है क्लेमाइडियासिस कोज्ड बाय क्लेमाइडिये, क्लास ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे क्लास ऑफ बैक्टीरिया टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो क्लेमाइडिया है इससे और भी बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है और एपिडाइमिटिस। उसके बाद है वायरल एसटीडी जो वायरस से कोज होते हैं। इनमें है पहला एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी से। इसमें सिम्टम्स आते हैं फीवर, वेट रिडक्शन, नोजिया, चक्कर आने लग जाएंगे, माइग्रेन, सिरदर्द होगा, रैशेस होंगे, फेरेंजाइटिस होगा, और जो इम्यूनिटी है वो ग्रेजुअली लूज करने लगेगी और छोटे छोटे इन्फेक्शन भी आपको इन्फेक्ट करने लग जाएंगे। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। तो इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसमें जॉइंडिस, पीलिया आ जाएगा, थोड़ा बुखार रहेगा, रैशेस होंगे और स्टमक टॉर्मेंट रहेगा, मतलब डायरिया की कंडीशंस आपको रिअकर करती रहेंगी। उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है हर्पिस सिंप्लेक्स। इसमें भी जेनेटिलिया जो है उन पे अल्सर्स हो जाएंगे, फीवर रहेगा, माइग्रेन रहेगा, वेजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज रहेगा फीमेल में। और थर्ड है प्रोटोजोअन एसटीडीज। इसमें है ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनियासिस। इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग होगा, जेनाइटल ईचिंग होगी, पेनफुल यूरिनेशन रहेगी वुमेन में, और मेन में टिपिकली ज़्यादातर देखा गया है कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, पर जो एनसीईआरटी की समरी में हमें डेफिनेशन दी हुई है वो है इनेबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। एक कपल हैं, वो 2 साल से साथ रह रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी अगर बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जिसको हमने एक कंबाइन नाम दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको ART बोलते हैं। दीज आर स्पेशल टेक्निक डेट असिस्ट कपल टू हैव चिल्ड्रन। और ये जो टेक्निक है ये कपल को असिस्ट करती हैं बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए। जिसमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इन दिस टेक्निक ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर and sperm from husband and or donor are collected
and are induced to form zygote under simulated condition in the lab। तो सिम्युलेटेड कंडीशन जैसी कंडीशन फेलोपियन ट्यूब में होती है वैसी ही कंडीशन क्रिएट की जाती है और ओवा और स्पर्म को कंबाइन करवाया जाता है क्या फॉर्मेशन के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कॉमनली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है सेकंड अपनी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट या ZIFT के नाम से भी जानते हैं। द जाइगोट और अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। तो बेसिकली जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो स्टेज जो 8 ब्लास्टोमियर्स तक है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में क्या है कि अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 8 सेल कंडीशन से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, यूट्रस में। फिर नेक्स्ट है अपना गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट या GIFT। तो इसमें हम ओवम क्या है एक डोनर से कलेक्ट करते हैं और एक ऐसी फीमेल में ट्रांसफर करते हैं जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर बच्चा पैदा करने के लिए या उसको फीटस को सर्वाइव करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करवा सकती है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, हम एक डोनर से ओवम लेते हैं और एक ऐसी फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है पर बच्चा जो है वो प्रेगनेंसी को सस्टेन कर लेगी, तो उसके लिए टेक्निक होती है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको ICSI। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसमें एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली हम ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI टेक्निक। इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये अंतर है कि यहाँ पे स्पर्म लिया जाता है और यहाँ पे सीमन लिया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या है सीमन इकट्ठा करते हैं किससे, हस्बैंड से और हेल्थी डोनर से, और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल की वेजाइना में, और अगर यूट्रस में कर रहे हैं तो इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। तो कॉपर आयन का क्या फंक्शन होता है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में। तो कॉपर क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको कम करता है। कॉपर का काम यह है कि वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है और जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। एक कपल है उसमें जो मेल है उसका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत लो है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आप 2 टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें हम क्या जो मेल है या डोनर है उसका सीमन इकट्ठा करते हैं और उसको फीमेल के वेजाइना में या फिर डायरेक्ट यूट्रस में डाल देते हैं। सेकंड है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें डायरेक्ट आप क्या है स्पर्म को किसके साथ किसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, ओवा में। तो दोनों में से आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे मेल में प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। 4 ऑप्शन है, उनमें से हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कौन सी है। पहला ऑप्शन है मल्टीलोड 375, दूसरा ऑप्शन है CU7 या कॉपर 7, थर्ड है लिप्पीस लूप और फोर्थ है LNG20। तो मल्टीलोड 375 और CU7 ये दोनों कॉपर रिलीजिंग है, लिप्पीस लूप नॉन मेडिकेटेड है, तो हार्मोन रिलीजिंग एक ही है वो है LNG20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। इनमें से कौन सा गलत है, वासेक्टोमी के 4 स्टेटमेंट है और वासेक्टोमी के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग एक बार स्पर्म का पाथवे देख लेते हैं। स्पर्म बनता है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। उसके बाद
एपिडाइडेमिस, देन वासा डिफरेंस और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। तो वासेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं और टाई करते हैं। तो बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है पर वो वास डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो पहली स्टेटमेंट है नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड। तो कह रहे हैं कि स्पर्म सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होगा। तो सही बात है, क्योंकि जो सेमिनल फ्लूइड है वो आपके जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट हो गया उनसे सिक्रीट होता है। तो जब वास डिफरेंस से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा स्पर्म, तो सेमिनल फ्लूइड में वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड। तो सही बात है, वासेक्टोमी में वास डिफरेंशिया को कट करेंगे और टाई करेंगे। थर्ड है इरिवर्सिबल स्टरलिटी। हाँ, अगर बहुत इसका जो रिवर्स होता है, अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब आगे आपको प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करनी है, तभी इस टेक्निक को सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो इसमें बेसिकली एक तरीके से स्टेराइल हो जाते हैं मेल। और फोर्थ है नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडेमिस। तो मैंने पाथवे इसलिए बताया था कि एपिडाइडेमिस वास डिफरेंस से पहले आता है, तो वहां पे स्पर्म का प्रेजेंस होना, वहां पे स्पर्म आपका पाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि वासेक्टोमी के बाद एपिडाइडिमिस में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स। एक ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 16 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा बन चुके हैं, फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण इज ट्रांसफर्ड इनटू। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर चला जाता है, यहां तो 16 से ऊपर चला गया, तो उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ अमीनोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। अमीनोसेंटियोसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अमीनोसेंटियोसिस, ये बेसिकली हमने डेवलप की थी, ह्यूमंस में डेवलप की थी कि हम लोग जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जो क्रोमोसोम की वजह से कोई अगर डिजीज होने वाला है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकें। इंडिया में इसको बैन कर दिया है क्योंकि ये लीड करता है फीमेल फिटिसाइड को, क्योंकि इसमें हमें क्रोमोसोम पैटर्न दिख जाता है और XX देख के डॉक्टर बता देता है, और जो लोग हैं वो फीमेल फिटिसाइड क्या है बैन कर देते हैं। फीमेल फिटिसाइड की वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो इन्होंने बोला है कि इसको डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। सही बात है, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो अगर हम फीटल स्टेज में ही बच्चे का क्रोमोसोम पैटर्न देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम, इस बच्चे को ये वाली बीमारी रहेगी। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज यूजुअली डन व्हेन वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। तो इन्होंने बोला है कि ये तब किया जाता है कि जब जो फीमेल है 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट होती है। तो जब फीमेल 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे हमें क्रोमोसोमल पैटर्न बहुत अच्छे से दिखता है, इसलिए हम इस टाइम पे ये टेस्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, इट इज यूज्ड फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है। तो प्री नेटल मतलब पैदा होने से पहले डॉक्टर्स को अगर वो चेक करेंगे इस टेक्निक से तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेल है और फीमेल है, इसी वजह से इसको बैन किया हुआ है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, कि इसको हम क्लेफ्ट पैलेट से के डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्लेफ्ट पैलेट हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अमीनोसेंटेसिस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। पहला है ट्राइकोमोनियासिस, दूसरा है एंसेफेलाइटिस, तीसरा है सिफिलिस और चौथा है एड्स। तो हमें पता है इसमें आपको 2 ही ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एक ट्राइकोमोनियासिस और एंसेफेलाइटिस। ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोअन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं।
तो इसका आंसर जाएगा एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस एक न्यूरल डिजीज है जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है या रेबीज की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल। 4 डिजीज है, वायरल डिजीज है, कौन सा इन्फेक्टेड मेल के सीमन से नहीं होगा। पहला है इबोला वायरस, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है HIV और फोर्थ है चिकुनगुनिया वायरस। तो इबोला भी क्या है, इन्फेक्टेड मेल के सीमन से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है, पर चिकुनगुनिया इन्फेक्टेड मेल के सीमन से नहीं होता। नेक्स्ट एक पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वासेक्टोमी की बात हम कर चुके हैं। हम ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में की जाती है। इसमें हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, पहला ऑप्शन है ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गलत। ओवम क्यों ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, ऑब्वियसली ओवम तो पहले ही फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। जायगोट इन यूट्रस, जायगोट को यूट्रस में ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं बनता। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, अगर आप फैलोपियन ट्यूब में 16 ब्लास्टोमियर्स के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे तो वो कभी भी जाके इम्प्लांट हो ही नहीं पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है जायगोट इन फैलोपियन ट्यूब, तो हाँ, जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तभी वो जाके इम्प्लांट करके जो फीमेल है कंसीव कर पाएगी। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, इसके ऑप्शन बहुत ही खराब है, पर फिर भी इससे मैं आपको एक बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, ऑप्शन ए बाय हैविंग क्विटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, कि दिन के टाइम पे आपको ब्रेक मिला है और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, तो इसका लीगल इशू से कोई मतलब नहीं है। बाय अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्विटस, क्विटस के दौरान प्री मैच्योर इजैकुलेशन हुआ है, तो ये भी कोई लीगल मेथड नहीं है। तीसरा है बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्विटस फ्रॉम डे 10 to 17, आपने फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से डे 17 तक जो अनसेफ पीरियड होता है उसमें एब्सटेन कर लिया, मतलब क्विटस नहीं किया है, तो ये कोई लीगल मेथड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, अबॉर्शन, तो यहाँ जो अबॉर्शन है वो रेफर कर रहा है मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी को, और आप एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप बेसिकली MTP कर रहे हैं, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। इसके लिए भारत सरकार ने 1971 में बहुत स्ट्रिक्ट रूल के साथ इसकी परमिशन दी थी, तो ये एक लीगल मेथड है जिसमें आपको लीगली परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन लेबोरेटरी इज, कौन सी स्टेज में हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं जब हम IVF कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो ऑफ 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, एम्ब्रियो ऑफ 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। यूट्रस में ट्रांसफर तभी करते हैं जब ब्लास्टोमियर स्टेज 8 से ऊपर हो जाए। डी है जायगोट, सी ऑप्शन है जायगोट। जायगोट को यूट्रस में ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सही से फंक्शन करके इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन है मोरुला, तो मोरुला को हम ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से ऊपर जा सकता है। तो आपको सभी क्वेश्चनों में ये बात याद रखनी है कि जायगोट को कभी यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, 8 ब्लास्टोमियर से अगर स्टेज कम है एम्ब्रियो की तो उसको भी कभी यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एट प्रेजेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो ये है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUDs, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे सेफ मेथड है और ये क्या है रिवर्सिबल मेथड है कि अगर आपको दोबारा से कोई बच्चा करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है भारत सरकार ने चलाया है ताकि जो बच्चे हैं उनमें गैप हो सके और क्या है ये क्या है जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें।
एक क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर द फीमेल। गिफ्ट GIFT टेक्निक कौन सी फीमेल को डॉक्टर रिकमेंड करेंगे? तो ये उस फीमेल को रिकमेंड करेंगे जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर जो फीटस को सरवाइव कर सकती है, ओवम किसी डोनर से लेके और वो क्या है प्रेगनेंसी को क्या है कंटिन्यू कर सकती है। आप फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा, पर अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना नहीं है, यहीं पे फंसे रहना है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखो, ताकि बाद में आपको ये लगे कि और कोशिश करते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। कोई कोशिश ना करके आप अपना जो फेलियर है उसको डिसाइड कर रहे हो।